टू द पॉइंट के इस एपिसोड में हमारे मेहमान हैं खगड़िया से लोकसभा सांसद चौधरी महबूब अली कैसर। हमारे साथ है, उनसे मैं बात करूंगा, उनके पॉलिटिकल जर्नी के बारे में बात करूंगा। किस चक्की का आटा खाते हैं? बिल्कुल ऑलवेज स्मार्ट एंड ऑलवेज फिट एंड फाइन। थैंक यू सो मच, ऑल गॉड्स ग्रेस। या 2014 में भी आप लोकसभा सांसद रहे खगड़िया से, 2019 में भी आप लोकसभा को रिप्रेजेंट किया खगड़िया से जी। कभी ऐसा नहीं लगा कि सरकार में मंत्री पद आपको मिलना चाहिए? देखिए मंत्री पद देना तो जो प्रधानमंत्री होते हैं उनका प्रीरोगेटिव होता है, जिसको वो जिस लायक समझे, और बहुत तरह के पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं जिसको के देख करके बड़ा डिफ़िकल्ट काम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के लिए होता है कि किसको मंत्री बनाए किसको नहीं बनाए। इसमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे क्षेत्र के लोग ये ज़रूर बोलते हैं कि भाई दोबारा इकलौता मुसलमान जीत के आया तो उनको बनना चाहिए था। लेकिन कई बार सोशल मीडिया पे भी और ऐसे भी बैनर है कि खगड़िया के सांसद महबूब अली कैसर क्षेत्र से गायब हैं, ऐसा भी कई बार देखने को मिलता है। देखिए, विपक्ष में जो रहेंगे, जिनको कुछ लोग तो ऐसे होते ही हैं कि जिनको पसंद नहीं है कि आप क्यों चुन करके आ गए या क्यों आपको टिकट मिल गया, तो ऐसे लोग सोशल मीडिया पर अक्सर चलाते हैं। लापता एमपी सब एमपी को करते हैं। तो सोशल मीडिया तो आजकल एक बड़ा अच्छा कन्वीनियंट टूल हो गया है कि जिसको कुछ बोलना है उसको बोल दिए सोशल मीडिया पर। हाल के दिनों में कुछ विवाद बहुत तेज़ी से हर जगह आपको सुनने को और देखने को मिल रहा है। आपने सुना होगा लाउड स्पीकर का विवाद, जो कभी किसी स्टेट से कभी किसी स्टेट से गाहे बगाहे आया करता है। आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, मेरा तो स्पष्ट मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सबको इक्वल राइट्स दिया गया है। जहाँ तक लाउड स्पीकर की बात है, अगर उससे परेशानी सबको होती है, अगर बहुत हाई डेसिबल बजाया जाए लाउड स्पीकर, किसी जात के लोग, किसी धर्म के, किसी कौम के लोग कहीं पर भी बचाएं, चाहे बेंगलोर में हो, बिहार में हो, कहीं भी हो, तो परेशानी होती है। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होना चाहिए। आप कांग्रेस में रहे और कांग्रेस की स्थिति अभी आप देख रहे हैं किस तरह से हर एक स्टेट्स में उनका परफॉर्मेंस धीरे धीरे डिक्रीजिंग ग्राफ है उनका। आपको क्या लगता है, जो पीके ने एक प्रेजेंटेशन दिया 1 साल की तैयारी के बाद, और जिस तरह से बात बनते बनते बिगड़ गई, पीके के आ जाने से कांग्रेस में कुछ कांग्रेस का रिवाइवल हो पाता, ऐसा आप मानते हैं? क्योंकि आप कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट रहे हैं, एआईसीसी के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। देखिए, अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस की जो आज हाल है, जो बदहाली में कांग्रेस है, किसी के भी आने से कोई भी कद्दावर आदमी आ जाए तो उसमें कुछ न कुछ फ़ायदा ही होना था। और पीके क्योंकि बड़े एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, उनका जो बैकअप है उनके टीम का, वो बहुत ही ज़बरदस्त है टेक्नोलॉजी के मामला में और स्ट्रैटेजी के मामला में। तो उनके आने से बिला शक निश्चित तौर से फ़ायदा कांग्रेस को होता। उन्होंने जो पद यात्रा 2 अक्टूबर से करने का ऐलान किया है, ये तय है कि वो पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि एक बहुत अच्छा इलेक्शन स्ट्रेटिजिस्ट होना और एक टेक्नोलॉजी का अच्छा बैकअप होना, सारे डेटाज उनके पास एक कॉन्स्टिट्यूंसी का पूरे हिंदुस्तान भर का है, वो एक अलग बात है। लेकिन अपना पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करना और उसको कामयाब करना, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। पॉलिटिक्स में इतने दिनों के अनुभव के आधार पर क्या आपको लगता नहीं है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, आपने पीके के बारे में अभी बताया, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिस डाटा का उपयोग करती है उसमें लोग या तो जाति में बढ़ जाते हैं या धर्म में बढ़ जाते हैं, मुद्दे उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, मुद्दे की कोई बात नहीं होती है। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में इस जाति का है इसीलिए इस कंस्टिट्यूंसी में इस जाति का इतना पॉपुलेशन है इसलिए इसको टिकट दिया जाए, इस धर्म का यहाँ माइनॉरिटी का पॉपुलेशन इसलिए माइनॉरिटी को दिया जाए। तो ये किस डायरेक्शन में हमारा डेमोक्रेसी जा रहा है? क्या ये सही अप्रोच है? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी इससे अछूता नहीं है। न कोई पॉलिटिकल पार्टी अछूता है। पहले हम लोग सुनते थे बिहार में कास्टिज़म बहुत ज़्यादा है और टिकट के मामला में बिहार में और यूपी में, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में ये चल रहा है। साउथ इंडिया में तो हम लोग नहीं जानते थे पहले, लेकिन वहाँ भी हम समझते हैं बिहार से भी ज़्यादा इस
डिवीज़न को देखने को अब मिल रहा है। तो ये अब अच्छा है, नहीं है, ख़राब है, तो ये तो डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा तो नहीं है। अगर कोई सरकार ये बोले हमने आपके लिए ये किया, तो भैया आपको चुना ही इसी के लिए गया है कि आपने ये, आपका क्या अचीवमेंट है? ये अचीवमेंट कैसे हो सकता है? देखिए किसी भी पार्टी के या किसी भी सीएम या पीएम का विज़न होना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ नहीं है कि पैसा है और उसको खर्च कर दिए तो डेवलपमेंट होगा, लेकिन एक विज़न होना फ्यूचर के लिए, क्या हम लोग प्लान कर रहे हैं। आज से जैसे हम लोग का ये 75 साल हुआ है आज़ादी को, अब हम लोग 25 साल आगे की सोच रहे हैं कि 100 साल आज़ादी में हम लोग का क्या होना चाहिए। तो ये एक विज़न होता है, इसको आप जब साकार करेंगे 25 साल के अंतराल के अंदर, तो एक अलग ये होगा। हैप हैज़र्ड वे में करेंगे कि 2 साल में पैसा आया, इसको इधर हैप हैज़र्ड वे में करेंगे तो वो डेवलपमेंट भी होगा, लेकिन उससे कहीं बेहतर होगा एक विज़न लेकर करके आप, एक लंबी सोच लेकर के आप करें। ये प्रोजेक्शन कॉरपोरेट सेक्टर में भी होता है, पॉलिटिकल फील्ड में भी होता है कि डाउन द लाइन टू 25 ईयर्स 30 ईयर्स की प्लान बनती है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसके केंद्र में जो गरीब तबके के लोग हैं, आम आदमी है, वो कैसे आएगा, जिसका कि ओवरऑल उसका हर एक सोशल इंडिकेटर में वो ऊपर चला जाए। ये क्यों नहीं रहता है केंद्र में? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो ठीक है, आपने कर दिया, बिजली आपने पहुंचा दी, आपने सड़क बनवा दिया किसी भी स्टेट्स में, लेकिन जो इंडेक्स अगर हम देखते हैं, उस इंडेक्स में अब आज बिहार की ही अगर हम बात करें तो आप जाएं, हेल्थ में इतना बजट एलोकेट होता है, एजुकेशन में होता है, अभी भी एजुकेशन की स्थिति रूरल एरियाज़ में आपको अच्छे नहीं देखेगी। आप खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा खगड़िया से हैं, आप खुद भी अगर जाएंगे तो आपको जब रियलिटी चेक करेंगे तो आपको रियलिटी पता ही होगी कि क्या होता है। उस जो वो इंडिकेटर है उसको इम्प्रूव करने के लिए सरकार को प्रोएक्टिव तरीके से क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, हेल्थ और एजुकेशन 2 चीज़ आपने कहा सबसे ज़रूरी चीज़ है किसी के लिए भी, किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो। अब बिहार में बदकिस्मती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो केंद्र के फ़ंड से हो, यहाँ का फ़ंड, दोनों मिला करके बिल्डिंग्स बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं, स्कूल्स के बिल्डिंग भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। सर्व शिक्षा अभियान में पैसा बहुत खर्च किया गया और बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा आपने कहा कि बना हुआ है, लेकिन टीचर्स का क्वालिटी जो है निश्चित तौर से पुअर है। हेल्थ की अगर हम बात करें तो डॉक्टर्स की कमी है, ये सारे लोग जानते हैं। अपॉइंटमेंट ही नहीं हुआ है कितने सालों से। आपने चिराग का साथ क्यों छोड़ दिया? आप देखिए, बहुत मेरा उस टाइम में भी क्लियर थिंकिंग था और हमने कहा भी था। एनडीए में रह करके एनडीए में हम लोगों ने वोट लिया और नीतीश जी जो एक बेहतरीन सीएम रहे हैं, 15-17 साल से रहे हैं, अच्छा काम रहा है उनका, और उनको इस तरह से बोलना कि जेल भिजवा देंगे और बिहार में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये करप्शन है, ये चोरी है। ठीक है, कमी सब जगह होता है। नल जल में हमने भी शिकायत किया है कि भाई हमारे यहाँ बहुत से ऐसे नल जल की योजना है जहाँ पर ठप पड़ा हुआ है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन को, एक ऐसे आदमी को जो बिहार का उन्होंने उत्थान किया है, उनको आप ऐसा बुरा भला कहें। और इंडिया में रह करके आप अलग हो करके अगर आप उनको बुरा भला कहें तो चलिए, किसी हद तक चल भी सकता है, लेकिन हम इंडिया में हैं भी और इंडिया के एक बहुत ही, बिहार में तो सबसे इम्पोर्टेंट घटक दल में इंडिया जदयू ही है, उसको उसके मुखालफत करेंगे तो ये कहीं से जेल नहीं कर रहा था। मेरे समझ में ये बात आ नहीं रही। आप कैसा भविष्य देखते हैं चिराग पासवान का? देखिए, मेहनत कर रहे हैं, यंग हैं, उनमें सारी वो खूबी हैं जो कि एक पॉलिटिशियन में होना चाहिए, और अभी जिस तरह से मेहनत करते हैं, आई विश हिम द बेस्ट ऑफ लक इन द फ्यूचर। आप राजघराने से आते हैं, आपके पिताजी भी मंत्री रहे हैं कांग्रेस गवर्नमेंट में, आप भी कांग्रेस से विधायक रहे हैं, फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं बिहार के। तो ये जर्नी आपने जो पॉलिटिकली जो आपकी जर्नी रही, उसमें आपकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, मेरा पॉलिटिक्स में आना एक अचानक से एक डिसीजन हुआ, और जब तक हमारे फादर 61 इयर्स के एज के थे, 8 बार एमएलए रहे सिमरी बख्तियारपुर से, और तब तक कोई दिमाग में क़यास में भी नहीं था कि पॉलिटिक्स में आना है। लेकिन पॉलिटिकल फील्ड में जो इंट्रोडक्शन हुआ, जो इनिशिएशन हुआ, वो हमारे फादर के चुनाव में। हमारे फादर का जो डेथ हो गया 89 में, उसके फ़ौरन बाद इलेक्शन हो गया। तो एक तो सारे पार्टी का ये है कि पुत्र को टिकट मिल जाता है,
क्योंकि एक सिंपथी ये भी होता है। और हम लोग का पुराना एक हमारे दादा भी 2 बार इलेक्टेड, ब्रिटिश टाइम में भी इलेक्टेड मेंबर रहे नेशनल असेंबली के उस टाइम में। तो जैसा आप जानते हैं कि जैसा हिंदुस्तान में या पूरे दुनिया में जो पॉलिटिक्स में होता है कि सब लोग प्रेशर कर कर के हमको भी ले आए। हालांकि वो चुनाव हम हार गए लेकिन अब एक बार आ गए तो जो लोगों से आपका कमिटमेंट हो जाता है, जो लोग आपके लिए जान देने तैयार हैं, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये चर्चाएं जोरों पर होती है कि जो परिवार की पार्टी बन जाती है, और ये आरोप कई दल एक दूसरे पे लगाता है। बीजेपी की तरफ से कई बार कांग्रेस के ऊपर भी अटैक किया जाता है कि परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। जो पॉलिटिकल लिगेसी को आगे बढ़ाने की बात, आपके फादर भी पॉलिटिक्स में थे, आप भी पॉलिटिक्स में हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 बार आप बने हैं, एमएलए रहे हैं, और आपके बेटे भी अब एमएलए हो गए हैं 2019 के चुनाव में सिमरी बख्तियारपुर से। तो क्या ये सही है कि पॉलिटिकल जो एक तरह से बैकग्राउंड है, किसी दूसरे को मौका नहीं दे के अपने ही परिवार के लोगों को मौका देना है, क्या ये सही अप्रोच है? आप इसको सही मानते हैं? हाँ, अब देखिए, अप्रोच सही है गलत ये जनता फैसला करती है। अगर आप किसी को बार बार चुन रहे हैं तो आप क्या जनता को बताएंगे भाई आप क्यों चुन रहे हैं, आपका फॉल्ट है ये? तो ये तो बात नहीं हुई। आप किसी भी डॉक्टर के, इंजीनियर के परिवार में देख लीजिए, ज़्यादातर आप देखिएगा उनका बेटा, कम से कम इच्छा तो होती है बाप की कि भाई बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरे बिज़नेस को संभाल ले, मेरे क्लिनिक को संभाल ले। तो वहाँ पर तो किसी का ऑब्जेक्शन नहीं होता है। लेकिन पॉलिटिक्स में सब लोग ऑब्जेक्ट करते हैं कि भाई ये पारिवारिक पूरे दुनिया में देख लीजिए, कैनेडी फैमिली पूरा पॉलिटिक्स में रहा है ट्रम्प फैमिली पूरे ख़ानदान के साथ, पिछले प्रेसिडेंट जो थे तो उनका दामाद, उनकी बेटी सब पॉलिटिक्स में थी। तो बीजेपी जो आरोप लगाती है कांग्रेस पे, वो गलत करती है? गलत, अब कोई पार्टी का अपना आइडियोलॉजी हो सकता है कि इसमें नहीं होना चाहिए, लेकिन अब उसको गलत हम नहीं कहेंगे। अगर गलत होता तो जनता उसका जवाब देगी। अगर समझ रहे हैं कि हम 4 पुष्ट से क्यों हम हैं, तो जनता को इसमें ख़राब लगना चाहिए। और अगर वो समझते हैं अच्छा है तो अच्छी बात है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। आपका हॉबी क्या है? भाई पहले टेनिस खेलते थे और बैडमिंटन खेलते थे, टेबल टेनिस खेलते थे, घूमना, किताब पढ़ना, ये सब शौक़ में था। लेकिन अब ये 24/7 का जो जॉब मिल गया है करीब लगभग 25-30 साल से, तो इसमें वो सब चीज़ छूट गई। लेकिन राजा रजवाड़ा वाला जो होता है टेनिस और बड़े लोगों का बड़ा गेम जो, वो सारा आप खेलते हैं, लेकिन गिल्ली डंडा? हम बड़े लोग कभी रहे ही नहीं, हम तो हमेशा जनता के बीच में, एकदम जनता की सेवा में। अब ये कोई ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि माइक पर हैं तो बोल रहे हैं। आप किसी से पूछ लीजिए मेरे यहाँ जा करके, कोई भी आता है हाथ पकड़ के ऐसे खींच के हमको ले आता, सर 1 मिनट इधर बात करियो सर, 1 मिनट। तो इसी नोट के साथ मैं इस प्रोग्राम को समाप्त कर रहा हूँ। ये थे हमारे मेहमान चौधरी महबूब अली कैसर, जिन्होंने खुलकर अपनी बातें रखी, पॉलिटिकल भी और निजी भी। और इन बातों में ख़ास तौर पर इनके केंद्र में था आम आदमी, गरीब आदमी, और एक ऐसा एहसास जो राज परिवार से होने के बावजूद वो एक ख़ास है जो उनके जहन में है और हमेशा ज़िंदा रहता है। अगले एपिसोड में फिर किसी नए मेहमान के साथ आपको मिलवाऊंगा और जानूंगा उनकी पूरी जर्नी। तब तक दीजिए इजाज़त। मैं शक्ति प्रकाश, देशवा न्यूज़, पटना से।